नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उत्पाद सिपाही के लिए साइंस, जिसमें आपका 20 सवाल पूछेगा। तो 20 सवाल में 20 को कंफर्म करने के लिए आप अंत तक बने रहिएगा, और जितना भी क्लास हम लेंगे आप जरूर देख लीजिएगा, उतना ही से आपका सवाल बनेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस सीरीज का भी नाम हम धुरंधर सीरीज दिए हैं। इसके अंतर्गत हम फिर जीएस के पोर्शन लेकर आए हैं, और झारखंड जी के तो चल ही रहा है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और देखते हैं क्या खास है इसमें। और किन्हीं को भी यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा कहाँ पे, पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर पहला है कि तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है, बताइए तो। याद है किसके कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना जो है ना, ये होता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण जो है वो तारे हमको नजर आते हैं, टिमटिमाते टिमटिमाते, ठीक है। देखिए क्या है, अपवर्तन वायु के घनत्व में परिवर्तन के कारण तारों से आने वाला प्रकाश निरंतर अपवर्तन से गुजरता है। क्या करता है? अपवर्तन जो है वायु की घनत्व में परिवर्तन के कारण क्या होता है कि तारे से आने वाला प्रकाश जो निरंतर अपवर्तन से गुजरता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है कि ठंडी सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की नवीन अवधारणा कहलाती है, बताइए। अभी ठंडा चल रहा है तो घर को गर्म रखना है, तो कौन सा धूप का आप उपयोग करेंगे? नवीन अवधारणा है, इसमें गर्म जो घर है वो गर्म रहेगा। तो बताइए, तो ये जो है निष्क्रिय सौर तापन के कारण जो है ये क्या होगा, ये नवीन अवधारणा है क्या। इसके कारण जो है घरों को गर्म रखा जाता है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे निष्क्रिय सौर तापन घरों में सूर्य की ऊष्मा अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? निष्क्रिय सौर तापन जो है वो सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, सूर्य की अनुपस्थिति में उस ऊष्मा को मुक्त कर देता है। इसीलिए हमको थोड़ा थोड़ा गर्मी महसूस होता है, इसीलिए गर्म रहता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि आवेग यानी इम्पल्स को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। आवेग को किस प्रकार परिभाषित कीजिएगा, पढ़े हैं तो इसको जो परिभाषित करना है ना, तो कर सकते हैं कि किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल को क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं, यानी इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल को क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इसका क्या है, किसी वस्तु के संवेग को बदलने के लिए समय के साथ कार्य करने वाला बल के प्रभाव का वर्णन या मात्रा निर्धारित करने के लिए आवेग का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है कि किसी वस्तु के संवेग को बदलने के लिए क्या करते हैं, समय के साथ कार्य करने वाले बल के प्रभाव का वर्णन या मात्रा निर्धारित करने के लिए आवेग का उपयोग किया जाता है। और यूनिट जो इसका होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है, या थोड़े समय के लिए कार्य करता है। यह बल की तरह ही एक सदिश राशि है और इसकी दिशा भी है। ये जो इम्पल्स है इसकी क्या है, ये सदिश राशि है और इसका भी दिशा होता है। आगे देखिए, ये सवाल है कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, पूछा है। नहीं है, सदिश राशि नहीं है, सो पूछा है। तो वेग तो सदिश राशि है, त्वरण भी है, बल भी, लेकिन कार्य जो है ये सदिश राशि आपका नहीं है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं कि वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। जिसका परिमाण भी हो और दिशा भी हो उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि वो होती है, ठीक है। चलिए, ये सवाल देखिए, सवाल है कि एवेंजेलिस्टा टोरिसेलो किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? एवेंजेलिस्टा टोरिसेली जो है ये किस खोज के लिए प्रसिद्ध है, सो पूछा है। तो ये मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार किए थे, सुना है किसने? एवेंजेलिस्टा एवेंजेलिस्टा टोरिसेली जो है क्या किया था? मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार किया था, इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में जानते हैं कि मरकरी बैरोमीटर जिसको क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापने वाला एक उपकरण है। एवेंजेलिस्टा टोरिसेली स्प्रिंग तुला एक बैलेंस है जो स्प्रिंग के तनाव को वजन मापता है। क्या करता है? स्प्रिंग लगा रहता है उससे वजन मापता है, रिचर्ड साल्टर, ठीक है। स्प्रिंग तुला खोज किसने किया? रिचर्ड साल्टर ने। पोजोमीटर
जो क्या करता है काम, पोजोमीटर। तो तरल या गैस दबाव को मापने के लिए उपकरण है जिसका खोज जो है हंस क्रिश्चियन ओटेंड किया था। वैक्यूम गेज का आविष्कार किसने किया, तो ये बॉयल ने किया। वैक्यूम गेज से क्या होता है, तो होता है वायुमंडलीय दाब के नीचे दबाव को मापता है। ठीक है, चलिए। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है, बताइए, ऐसा यूनिट कौन सा है, बताइए। ये किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एसआई इकाई है। तो पदार्थ की मात्रा पता है किससे मापते हैं, जानते होंगे, मोल से मापते हैं। किससे मापते हैं, तो मोल से मापते हैं। तो मोल किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए एसआई इकाई है। केल्विन जो होता है वो केल्विन तापमान की एसआई इकाई है। केल्विन किसका है, तो केल्विन जो है तापमान का है, और कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन से कि मोल किसका है, तो पदार्थ का है, केल्विन तापमान का, कैंडेला ज्योति तीव्रता का। ठीक है, चलिए यह सवाल देखिए। सवाल है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर जो है क्या बनाते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर जो है ये क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यौगिक। क्या बनाते हैं, यौगिक। ठीक है, देखिए इसके बारे में। यौगिक जो है ना, जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। जॉन डाल्टन को क्या माना जाता है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का यह जनक माना जाता है। डाल्टन की परमाणु सिद्धांत जो है 1803 ईस्वी में परमाणुओं और उनके गुणों के संदर्भ में सभी पदार्थों का वर्णन करने का पहला पूर्ण प्रयास था। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत 1803 में आया ना, तो उसमें परमाणु और उनके गुणों के संदर्भ में जो है उस सभी पदार्थों का वर्णन करने का पहला पूर्ण प्रयास था। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए। सवाल है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं का वह गुण जो है पतले तार बन जाता है, किसके कारण होता है, ये जो है आप किससे कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं तन्यता। क्या है, पतला बन जाएगा, सोना चांदी जैसे तो पतला बन जाता है उसके बारे में। अगला सवाल देखिए। सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है और धीरे धीरे वह अपनी चमकदार भूरी सतह को खो देती है और एक हरा कोट प्राप्त कर लेती है। सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह को खो देती है और एक हरा कोट प्राप्त कर लेती है। तो कौन सा है ये, तो हरा कोट प्राप्त कर लेती है आपका ये कॉपर। कौन सा, कॉपर। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, कॉपर जो है क्या है ना, हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह को खो देता है और एक हरा कोट पर ऊपर चढ़ जाता है। यह हरा पदार्थ क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। क्या है, जो हरा चढ़ता है ना उस पे क्या होता है, उससे उससे क्या है, वो है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं है पढ़ना जरूरी है आपका। ठीक है, बताइए। टमाटर में पाया जाने वाला क्या फॉर्मिक अम्ल है, बताइए। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन में गलत निकल गया। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, बताना है। संतरे में पाया कौन सा पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, और बासी मक्खन में पाया जाने वाला ब्यूट्रिक अम्ल। गलत कौन सा है, टमाटर में। टमाटर में कौन सा पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है आपका कौन सा, बताइए, ऑक्सैलिक अम्ल। क्या पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, आपको बताना है फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए और कुछ बता देते इसके बारे में। कौन सा ऑक्सैलिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल, मौलिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल है। ठीक है, कुछ प्राकृतिक अम्ल और उनके शोध, जैसे एसिटिक अम्ल किसमें, सिरका में। मौलिक अम्ल सेब में। टार्ट्रिक अम्ल इमली में और अंगूर में। ठीक है, चलिए। प्रतीकों को अपने सामान्य अर्थ होने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करने के लिए मानक रूप में प्रयोग किया जाता है, बताइए। प्रतीकों को अपने समान
अर्थ होने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित करने के लिए मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये C12 को, क्या है, C12 को। इसके बारे में जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान कार्बन की परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी भी तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान कार्बन के 12 मानकों के संबंध में व्यक्त किया जाता है। एक चीज बताएं, हम जो है अगर किन्हीं को पेपर 3 जो है जिनका GS है, वो अगर मॉडल सेट चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 7070490704 पर कॉल करके आप जो है ये मॉडल सेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। परमाणु क्रमांक 31 वाला कौन सा रासायनिक तत्व है? परमाणु क्रमांक जिसका 31 है वो किसका होता है? तो ये होता है, पता है किसका? ये होता है गैलियम का। 31 किसका होता है? तो गैलियम का होता है। इसके बारे में जानते हैं कि गैलियम एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13, एडियम की परमाणु संख्या 49, थैलियम का जो होता है 81। इसका कितना होता है गैलियम का? तो 31 होता है, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होता है, इंडियम का ये तो है इतना 49, थैलियम का 81। निम्न में से किसने अष्टक का सिद्धांत दिया था? बताइए, निम्न में से किसने अष्टक का सिद्धांत दिया था? तो अष्टक का सिद्धांत जो है ये दिया था न्यूलैंड्स ने। किसने दिया था अष्टक का सिद्धांत? न्यूलैंड्स ने दिया था। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। कौन थे जो न्यूलैंड्स? जॉन न्यूलैंड्स ने अष्टक का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने उस समय ज्ञात सभी तत्वों को सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के क्रम में एक तालिका में व्यवस्थित किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक तत्व 8 स्थान आगे वाले तत्व के समान होता है। मतलब जिन ये मतलब एक यहाँ तक चला, फिर आगे जाएगा तो 8वां, फिर 8वां, इस तरह। मतलब उन्होंने क्या पाया कि प्रत्येक 8वां स्थान वाले तत्व जो है वो उसका जो है समान होता है। चलिए, यूजेनॉल जो है निम्न में से एक प्रमुख घटक है। यूजेनॉल जो है किसका एक प्रमुख घटक है? तो यूजेनॉल जो है लौंग सुगंध तेल का एक प्रमुख घटक है। किसका है? लौंग सुगंध तेल का प्रमुख घटक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि यूजेनॉल, जिसे लौंग तेल भी कहा जाता है, एक सुगंधित तेल है जिसे लौंग से निकाला जाता है, ठीक है। जिसका व्यापक रूप से खाद्य पदार्थों के स्वाद के रूप में और दंत दर्द के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। किसको? यूजेनल को, जिसको क्या बोलते हैं? लौंग, लौंग का तेल। आगे देखिए, निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा संयोजन कठोर जल में उच्च मात्रा में मौजूद है? निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा संयोजन जो है वो कठोर जल में उच्च मात्रा में मौजूद है? तो उच्च मात्रा में एक ही मौजूद है, आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है, ये दोनों का संयोजन जो है जल में कठोर उच्च मात्रा में मौजूद है, ठीक है। देखिए, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम का संयोजन अधिक मात्रा में मौजूद होता है। जब पानी चूना पत्थर या जिप्सम के माध्यम से रिसता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है तो कठोर पानी बनता है। तो क्या बनता है? कठोर पानी यह बनता है। आगे देखिए, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अंडे में अनुपस्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अंडे में अनुपस्थित होता है? तो अंडे में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो विटामिन जो है कौन सा? विटामिन C अंडे में नहीं होता, लेकिन B, A और K होता है। विटामिन C नहीं होता है। अंडा एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है जिसमें विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, जैसे खट्टे। अब विटामिन C किसमें किसमें मिलता है? खट्टे फल, संतरा, मिर्च, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक करेंट, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, आलू आदि में पाया जाता है, ठीक है। आंवला की समृद्धि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 100 ग्राम वजन वाले फल, एक सेकेंड, एक सेकेंड बोलिएगा। जैसे ये जो होता है ना आंवला, इस बात से अंदाजा लगा सकता है ना कि 100 ग्राम वजन वाले फल के एक औसत गुणवत्ता वाले टुकड़े में 800 मिलीग्राम तक विटामिन C हो सकता है। बाप रे बाप, जो कि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध टैबलेट से कहीं अधिक है। एक आंवला खाइएगा उसको।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है उस समय जो है ऑक्सीजन गैस निकलता है, यह ध्यान रखिएगा। कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया से ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन कौन सा? शैवाल, ये ऑक्सीजन गैस। लाल शैवाल में कायिक जनन कैसे होता है? तो लाल शैवाल शैवाल में जो है कायिक जनन जो ये कैसे होता है? तो कायिक जनन जो खंडन से होता है, एक फ्रेगमेंटेशन से लाल शैवाल में कायिक जनन होता है। किससे? खंडन से होता है, ध्यान रखिएगा। लाल शैवाल आमतौर पर वनस्पतिक रूप से खंडन द्वारा और अलैंगिक रूप से गैर बीजाणुओं द्वारा और यौन रूप से गैर प्रेरक युग्मकों द्वारा प्रजनन होता है। देखिए यहाँ पे 3 सवाल बताया। लाल शैवाल जो है आमतौर पर वनस्पतिक खंडन के द्वारा होता है और अलैंगिक रूप में गैर प्रेरक बीजाणुओं द्वारा होता है और यौन रूप से गैर प्रेरक युग्मकों द्वारा प्रजनन करते हैं, यह ध्यान रखिएगा। चलिए, आज का लास्ट सवाल है कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड अवमुक्त करता है? जो शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त द्वारा लाया जाता है। मानव शरीर के निम्नलिखित में भागों में से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड अवमुक्त करता है जो शरीर के बाकी हिस्सों से रक्त द्वारा लाया जाता है? तो ये जो है कुपिका द्वारा। किसके द्वारा लाता है? कुपिका दो के द्वारा। इसके बारे में पढ़ते हैं कि कुपिका श्वसन प्रणाली गैस एक्सचेंज का केंद्र है। एल्यूओली आने वाली ऊर्जा जैसे ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, जिसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, और बाहर जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं, ठीक है। चूंकि यह एलियोवेली की दीवारों में रक्त वाहिकाओं के माध्यम से चलता है, हमारा रक्त एलियोवेली से ऑक्सीजन लेता है और एलियोवेली को कार्बन डाइऑक्साइड देता है, मतलब ऑक्सीजन लेता है फिर और एलियोवेली को कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तो चलिए, क्लास यहीं पर स्टार्ट हुआ। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। और ये जो है साइंस का पहला वीडियो था, तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा वीडियो चाहिए, कैसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। और पीडीएफ जो है और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के, ठीक है। चलिए।